नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। रामनगर में वन ग्रामों और राजस्व भूमि पर बसे करीब 20,000 लोग अपने मालिकाना हक की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सालों से इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उन्हें उनकी जमीन का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मार्च तक समाधान ना हुआ तो रामनगर तहसील में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी समर्थन मिला है। उनके नेतृत्व में पैदल यात्रा निकाली गई है, जिसमें उन्होंने सरकार पर गरीबों को उजाड़ने और भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के भी आरोप लगाए हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से नगर विधानसभा में जो 24 वन ग्राम है उनको राजस्व ग्राम बनाए जाने को लेकर एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और बरसों बीत गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। और पिछले दिनों भी हमने जब पूछड़ी को इन्होंने उजाड़ा था तो उन दिनों भी हमने 2-3 धरने प्रदर्शन किए थे और सरकार को हमने चेताया था कि अतिशीघ्र यदि आपने इनको कहीं बसाया नहीं या इनको जहाँ पे है वहीं पर मालिकाना हक नहीं दिया गया तो एक मार्च में हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे। और जिसको लेकर आज हमने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा सरकार को जगाने के लिए किया है और एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया है माननीय हरीश रावत जी के माध्यम से। और हमने कहा है कि यदि पदयात्रा के बाद भी सरकार नहीं सुनती है, सरकार के कानों में जू नहीं रखती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर किया जाएगा। गैरसैंण से लौट रहे लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद का वाहन यूकेडी कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। दरअसल राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विपक्ष को गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए सरकार को घेरना चाहिए। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति संभालते हुए कार्यकर्ताओं को भी हटाया है। देश में इस समय ईरान इजराइल युद्ध की वजह से गैस सिलेंडरों की कीमत और सप्लाई को लेकर चर्चा तेज है। इसी मुद्दे को लेकर हरिद्वार में कांग्रेसी नेता और पूर्व मेयर पति अशोक शर्मा ने बीजेपी कार्यालय के सामने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। अशोक शर्मा ने बीजेपी कार्यालय के सामने नाले के ऊपर प्रतीकात्मक रूप से चाय की दुकान लगा दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान पर तंज भी कसा जिसमें नाले की गैस से चाय बनाने की बात कही गई थी। अशोक शर्मा का कहना है कि देश में गैस सिलेंडरों की कीमत लगातार बढ़ रही है और आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध के कारण आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। उनका मानना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और विश्व में जल्दी शांति स्थापित भी होनी चाहिए। मेरा उद्घाटन का पहला दिन है। जो गैस की किल्लत हो रही है घरों में, शादी ब्याह में, और लाइनें लग रही है लंबी लंबी, लोगों में भय का माहौल है कि कल को आज का चूल्हा जल गया, कल का जलेगा नहीं जलेगा। और शादी ब्याहों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। कल भी मैं कई शादियों में गया तो लोग लकड़ी का प्रयोग करते हुए देखे गए और जो है डीजल की भट्टी का प्रयोग करते हुए देखे गए। तो हम तो ये चाहेंगे ये युद्ध रुकना चाहिए। युद्ध रुकेगा तभी देश में शांति होगी, गैस की आपूर्ति होगी, तभी लोगों के घर तक जाएगी। जब पीछे से ही गैस की आपूर्ति नहीं होगी, क्योंकि हम गैस के लिए जो है दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे मोदी जी को सद्बुद्धि आए। मोदी जी दृढ़ता के साथ, जिस तरह से इंदिरा जी ने और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने अमेरिका के प्रधानमंत्री को झुका के रखा, इस तरह की शक्ति लाए और सख्त लहजे में, सख्त शब्दों में ट्रंप को और इजराइल को कहें कि भाई ये युद्ध रोकें। युद्ध जो है, युद्ध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। कोई भी बात अमन चैन शांति से हो सकती है, कोई भी आपकी बात है। और युद्ध जितना भड़केगा, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, गृह युद्ध की तरफ जाएगा, देश बहुत पीछे हो जाएगा। आने वाला यात्री का सीजन भी हरिद्वार में और भय का माहौल रहेगा तो चार धाम यात्रा प्रभावित होगी। हम हरिद्वार की सुख शांति चाहते हैं, पूरे देश की सुख शांति चाहते हैं। देश में सुख शांति तभी होगी जब विश्व में शांति होगी। सब चीज की आपूर्ति, तेल की, गैस की, डीजल की, सबकी आपूर्ति होगी तभी शांति होगी और शांति में ही प्रगति है। तो हम कहेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री को तुरंत आप सख्त शब्दों में अमेरिका को कहें, इजराइल को कहें। एक ऐसा संदेश जो है विश्व में जा रहा है, क्योंकि आप इजराइल कहे थे 1-2 दिन पहले, तो ये संदेश जा रहा है
युद्ध में कहीं भारत भी तो शामिल नहीं है या उनकी कोई स्वीकृति तो नहीं है। उन्हें इसका खंडन करना चाहिए, क्योंकि हमें सभी देशों की आवश्यकता है, हमें सभी देशों से आपूर्ति होती है, हमारे सभी देशों से अच्छे संबंध है, तो हमें सभी के साथ चलना है, ना कि किसी एक के साथ पिछलग्गू बनते हुए हमें। नैनीताल में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से खासकर मल्लीताल क्षेत्र के कई रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने लगे हैं। पर्यटन सीजन से ठीक पहले पैदा हुए इस संकट ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यवसायियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव, विशेषकर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच चल रहे टकराव का असर अब हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ के पर्यटन शहर नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। गैस आपूर्ति प्रभावित होने से होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में खाना बनाने में दिक्कत आने लगी है। वहीं गैस संकट को देखते हुए जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जैसा कि ज्ञात है कि जो कमर्शियल सप्लाई एलपीजी की रोक दी गई है और इस समय अब कोविड जैसे हालात हमें दोबारा से अपने दिमाग में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि जो गैस की सप्लाई की शॉर्टेज है कब तक रहेगी। अगर एटलीस्ट हमको इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन वहाँ से आ जाए तो हम अपनी आगे की तैयारी उस हिसाब से करें। काम तो पूरी तरीके से प्रभावित है। अगर कमर्शियल सप्लाई रुक जाएगी तो होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाली सरकार की जो नेक्स्ट एडवाइजरी होगी वो यही होगी कि अननेसेसरी का ट्रैवल बंद कर दिया वगैरह कट डाउन कर दिया है। जो चीज़ें हम कोयले में, इंडक्शन में बना सकते हैं उन्हीं चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे रेस्टोरेंट्स बंद भी होने लग गए हैं और कई सारे होटल्स आगे की बुकिंग्स भी लेना बंद कर रहे हैं। स्टॉक जो भी है ना, फिर उसके बाद हमारा स्टाफ वगैरह जो भी है, सिलेंडर के चक्कर में कोई आइटम नहीं बन पाएगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट बंद ही करना पड़ेगा और सिलेंडर के चक्कर में। सीजन मैम ये बस 8-10 दिन बाद सीजन स्टार्ट हो जाएगा ईद वगैरह का ना, उसके बाद फिर यहाँ क्राउड अच्छा खासा हो जाता है। अभी 2 महीने से तो वैसे ही यहाँ कोई काम नहीं था, सीजन में तो ज़रूरी है। जी दुकानदारी पे देखिए असर पड़ने का मतलब ये है कि पहले तो टूरिस्ट कम हो जाएगा सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ जो है लोग टोटली जो है गैस पे डिपेंड हो चुके हैं और हम लोगों ने तो आज से ही गैस का प्रयोग बंद कर दिया है। हम सारे इंडक्शन चूल्हे पे आ गए हैं और बाकी जो है जो कोयले से जलने वाली अंगीठियाँ हैं हम उस पे आ गए हैं। और बाकी यदि यही व्यवस्था और लोग नहीं अपनाएंगे तो व्यापार की बड़ी क्षति होने की आशंका है। व्यापारियों के लिए तो देखिए जी समस्या है। आज जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसको 10 दिन हुए हैं और इतने बड़े देश को चलाने के लिए मुझे लगता है कि अपने पास भंडारण बहुत होना चाहिए था और अगर भंडारण नहीं है तो अच्छे संकेत नहीं हैं। ये मुझे लगता है जो टूरिज़्म है उसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा और मई जून भी सर्वाइव करेगा, ये पक्का, ये आशंका मुझे है। पड़ रहा नहीं है, पड़ चुका है, क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं सबसे मेरी सवेरे बात हुई तो सबका ये कहना है कि यदि हम कोयले या लकड़ी पे नहीं आते हैं तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। घरेलू सिलेंडर की कमी तो घरेलू की तो है ही है कमी, साथ साथ हमारे व्यावसायिक सिलेंडरों का आना बिल्कुल बंद हो चुका है। इससे मेन्यू में कई आइटम कम हो गए। कम क्या बिल्कुल बंदी के कगार पर है कारोबार। अभी जैसे तैसे काम चल रहा है, 1-2 दिन की गैस बची है, पुरानी जो भी कमर्शियल सिलेंडरों में गैस बची है उससे काम चल रहा है। अगर यही हाल रहा तो 1-2 दिन में शायद ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़े हमें। इस प्रकार का माहौल है अभी तो। पर्यटक भी बिल्कुल बंद हो गए हैं आने, फिलहाल बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। अभी में तो फिलहाल अभी जैसे तंदूर से, कोयले वाले तंदूर से कुछ काम चल जा रहा है, कुछ हमारा बेनमेरी में जो सामान आता है उससे कुछ काम चल जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा दिन तक ये चल पाएगा। मेन्यू में लगभग काफ़ी आइटम कम हो चुके हैं। 50% के लगभग 50% से भी ज़्यादा की कमी आ चुकी है। अभी और बंदी के कगार पर है कि पर्यटन सीजन को दृष्टिगत रखते हुए ये बहुत बड़ा लंबे इसके दूरगामी परिणाम होने की आशंका है। अभी सीजन की शुरुआत ही है, अगर इस तरह की स्थितियां होंगी तो आगे पर्यटन जो सीजन है वो पूरी तरह बैठने की संभावना है। सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है, सरकार का कहना है कि घरेलू सिलेंडरों की बराबर आपूर्ति की जाएगी, वो ठीक है, लेकिन कमर्शियल का तो उससे बिल्कुल उलट है और कमर्शियल तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, आ ही नहीं रही है, तो कहाँ से आपूर्ति होगी। का जो गैस तेल आपूर्ति का प्रभाव है वो तो पड़ा ही है। तो इसमें केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में उच्च प्रभाव क्षेत्र से लेकर प्रायोरिटीज तय की हैं
कमर्शियल सिलेंडर्स को लेके उसमें जो शैक्षणिक संस्थान हैं या हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, इनको वाणिज्यिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। डोमेस्टिक सिलेंडर्स की जहाँ तक बात है, उसमें जनपद में BPCL, HPCL और IOC 3 संस्थाओं के सेल्स का कारोबार होता है। इसमें प्रशासन की इनसे बैठक हुई है। जहाँ पर होर्डिंग कालाबाजारी की शिकायत आ रही है, उसमें एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। दैनिक रूप से कितनी उपलब्धता है गोदाम में, कितनी आपूर्ति है, उसको भी हमने संबंधित मजिस्ट्रेट्स और जिला पूर्ति विभाग को सख्त हिदायत दी है। जो ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी आज शिकायतें आ रही थी कि वो नहीं हो रही, तो हम संबंधित एजेंसी से उसका निराकरण कराने को कह रहे हैं। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में मालवाहक ट्रकों की अवैध पार्किंग बड़ी समस्या बनती जा रही है। बाहर से आने वाले ट्रकों के लिए प्रशासन की ओर से निर्धारित पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कई ट्रक कंपनियों के बाहर और सड़कों के किनारे खड़े दिखाई देते हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में संभागीय परिवर्तन अधिकारी नेहा झा ने बताया है कि जिन कंपनियों के बाहर ट्रक खड़े मिल रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई भी जारी है। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने हर की पौड़ी, सर्वानंद घाट और आसपास के क्षेत्रों से सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें धन की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले 27 संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने सभी को धारा 172 2 BNS के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर SSP ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है पुलिस की ओर से? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि बीते वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ से पहले ही जो है अभियान को चलाने को कहा था। अभियान जिस तरीके से सुचारू है, लगातार देखा जाता है कि फर्जी बाबाओं के खिलाफ जिले में कार्रवाई भी देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में बीते दिन सर्वानंद घाट, हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 27 ढोंगियों बाबा पकड़े गए, जिन लोगों पर कार्रवाई भी की गई। और 172 BNS धाराओं के तहत जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ बयान है कि फर्जी बाबा सरकार से राज्य में स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, यानी कि ये फर्जी बाबा के ढोंग में ये लोग पहुंचते हैं, लोगों के घरों से लूटपाट भी करते हैं। इस तरीके से पहले मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की शुरुआत की थी और लगातार ये अभियान चलाया भी जा रहा है। जी बिल्कुल परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अभियान महिला आयोग आपके द्वार के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की ओर से 9 से 13 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चंपावत जिले के विकास भवन सभागार में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की। साथ ही आयोग के सदस्य किरण देवी उपस्थित रही। जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं भी रखी हैं। अध्यक्ष ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। चंपावत में हमने जन सुनवाई की है और चंपावत में आज 18 केस आए हैं। तो हमारे खुद के जो रजिस्टर थे आयोग के, उसमें मुझे लग रहा 2-3 ही थे। बाकी हमारे पास आज सारे नए केस आए हैं और नए केस आए, हमने बहुत सारे समाधान यहीं पे अधिकारियों के साथ में मिलके किए हैं। काफ़ी सारे केसेस में कुछ हमने आयोग में बुलाए हैं जिनको कि अभी आयोग की आवश्यकता है। आयोग में उनकी काउंसलिंग की उनके मॉनिटरिंग की जाएगी। और पेयजल से भी संबंधित प्रधान भी हमारी आई थी, तो सभी यहाँ पे संबंधित अधिकारी थे। तो अच्छे से बहुत सारे संबंधित विभागों से भी पूछताछ करके और उसका समाधान किया गया है। जो रह गए हैं वो शीघ्र ही उसमें निस्तारण होगा। और अन्य हम लोग पूरे प्रदेश में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग जनसुनवाई कर रहा है 13 जिलों में। और हमारे अभी मैं खुद 5 जिलों में स्वयं करके
सुनवाई कर रही हूँ। आज चंपावत में, कल उधम सिंह नगर में है और ऐसे ही हमारे 20 के आसपास देहरादून, 25 के आसपास देहरादून में थे, 20 केस हमारे हरिद्वार में थे, ऐसी 18 केस हमारे पौड़ी में थे। और अभी पूरी समरी हमारी आ जाएगी हम, क्योंकि हमारी जो माननीय उपाध्यक्ष हैं, माननीय सदस्य हैं, वो भी अपने अलग अलग ज़िलों में जन सुनवाई कर रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम आज जैसे कि बहुत सारे लोग जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, चंपावत में ऐसी ऐसी महिलाएं निकल के आई कि उन्हें वो किसी तरह से भी वो प्रताड़ित थी, तो आज वो आई, मुखर के अपनी आवाज़ लेके आई और हमें बताया। हमने पूरी कोशिश की है उसे समाधान करने की। तो यही था कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार जिला मुख्यालय में आ रहा है और महिलाएं निकल के आ रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं, किसी तरह से भी वो प्रताड़ित हैं, तो निश्चित ही आयोग के पास आकर आयोग उसका समाधान करने का कोशिश कर रहा है। पहली प्राथमिकता हमारी घर जोड़ने की होती है, घर न टूटे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तभी हम उन्हें अलग करने की बात करते हैं। नहीं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि परिवार नहीं टूटना चाहिए, परिवार बना रहना चाहिए। रुड़की के भगवानपुर के टकाभरी गांव में बारात की कार की चपेट में आकर 10 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार पलट दी और करीब 250 बारातियों को ग्रामीणों ने रोककर बंधक बनाया। मौके पर तनावपूर्ण माहौल भी हो गया। सूचना मिलते ही भगवानपुर थाना पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एसपी दयाल शेखर सुयाल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और कड़ी मशक्कत के बाद बारातियों को छुड़वाया। साथ ही पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 27 के चुनाव से जनता किसे सत्ता का मौका देगी, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन राज्य के मुखिया ने इसे लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी है। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता तीसरी बार बीजेपी को मौका देगी या 2017 से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस को, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा वक्त में दावों का दौर जारी है। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन से ही सीएम धामी ने भविष्यवाणी कर दी है। इससे पहले ही उन्होंने विपक्ष के सवालों पर करारा जवाब भी दिया। आज पूरे देश के अंदर जो स्थिति हो रही है, जिस तरह से आज कांग्रेस समाप्ति की ओर है और 2027 के चुनाव में शायद उत्तराखंड में भी कांग्रेस का यही हाल होगा, जैसा कल भगत जी कहे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कई सदस्य बीच बीच में गैरसैंण का मुद्दा भी उठाते हैं। अभी हमारे लखपत बुटोला जी कह रहे थे कि हमने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। मैं आपको इसलिए उद्धत कर रहा हूं कि आप जो है यहाँ के मूल निवासी, इस जिले से बिलोंग करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर यहाँ के लिए नहीं करी है, लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से काम किया है। सदन में बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सदन में सीएम धामी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज देश में समाप्ति की ओर है। 2027 के विधानसभा चुनाव तक उत्तराखंड से भी इसका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सीएम धामी ने दावा किया कि जिस तरह से देश भर से कांग्रेस का जनाधार खत्म हो रहा है, उत्तराखंड में 2027 के बाद कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जब भी आप ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप भूल जाते हैं कि आपकी सरकारों के दौरान विकास को लेकर यहां पर अगर कोई ठोस प्रयास किए गए होते तो आज इतनी बात करनी नहीं पड़ती। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए गैरसैंण केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारे पहाड़ की आकांक्षाओं, उम्मीदों और स्वाभिमान का प्रतीक है। गैरसैंण उस संकल्प का प्रतीक है जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन चला था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अच्छी तरह समझते हैं कि जिस दिन भी गैरसैंण में उत्तराखंड के नीति निर्माताओं के विजन से पल भर के लिए भी ये ओझल होगा, कहीं उनकी नजरों से हटेगा, उनके दिमाग से हटेगा, उसी दिन हमारा ये पर्वतीय राज्य अपने गठन के आधार को खो देगा, जिन उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। सीएम धामी ने कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को चुनावी टूल किट के रूप में इस्तेमाल करने और वोट बैंक के लालच में अन्य अल्पसंख्यकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
सदन में उन्होंने अवैध मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो मदरसा विरोधी नहीं है, बल्कि शिक्षा की आड़ में चलने वाली गलत गतिविधियों के खिलाफ है। सीएम ने कहा कि विपक्ष का आचरण संविधान के अनुरूप नहीं और वो कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कि हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जितने विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित किए उतने शायद पहले कभी नहीं हुए और भविष्य में हम उनकी संख्या और बढ़ाएंगे। आप बार बार कहते हैं कि यहाँ पर सदन हम नहीं चलाना चाहते। अब जितना सदन चलना है, जितना आपके पास जितना काम है, जितने हमारे प्रतिपक्ष के साथी चर्चा करना चाहते हैं, हम उस चर्चा के लिए तैयार हैं। आज थोड़ी चर्चा के लिए मैं तैयार होकर आया हूँ, शायद अभी 1 घंटा और लगेगा मुझे। ठीक है, कोई नहीं, परेशान नहीं हुई अभी। उसके बाद सुबोध भाई का बहुत काम है, अभी सुबोध भाई मुझे कह रहे थे, तो उसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम लोग। और परसों शनिवार है, परसों फ्राइडे के अगले दिन सैटरडे को चला भी सकते हैं, छुट्टी करके अपना अपना काम निपटा के मंडे से फिर चलाएंगे। क्या दिक्कत है? अभी काजी जी का प्रश्न का जवाब भी दे देगा, मैं कोई ऐसा नहीं हूं, सब जवाब देंगे हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए एक बात का जवाब देंगे। गैरसैंण विधानसभा में विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने बयान दिया और कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता का कहना है कि राज्य की जनता 2027 के चुनाव में किसे मौका देगी और किसे सत्ता से बाहर करेगी, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। बीजेपी की सरकार में जनता महंगाई से त्रस्त है और पार्टी के नेता जनता की समस्याओं में सिर्फ दलीलें देते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और एक तरफ जहां बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ 2017 से ही सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। अब प्रदेश की जनता का मत 2027 में क्या होगा, ये बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।